नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट ईवीएस पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। ईवीएस पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 13वीं वीडियो है। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी के साथ साथ प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो टीचर बच्चों से आपस में चर्चा करने के लिए बोलते हैं कि आपस में आप लोग बातचीत करिए, इस बात पर चर्चा करिए कि कल आपने क्या खाया था। ठीक है, तो इस चर्चा का उद्देश्य हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि साझा करना कि क्या खाना सामान्य है। तो बच्चे भी जान रहे हैं कि रोज हम लोग भोजन करते ही करते हैं, सुबह में भी, दोपहर में भी, शाम में भी। तो खाना सामान्य बात है, ये तो बच्चे भी जान रहे हैं, क्योंकि खाना से ही हमें एनर्जी मिलती है। ये सामान्य बात है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये चर्चा का उद्देश्य नहीं था, क्योंकि बच्चे भी जान रहे हैं कि खाना हम लोग रोज खाते हैं, खाना सामान्य बात है। ठीक है, तीसरा देखिए, संतुलित आहार क्या है, इसकी चर्चा करना। देखिए यहां पर प्रत्येक बच्चे से सिर्फ चर्चा करने की बारे में बोला गया है कि कल आपने क्या खाया था। तो वो हो सकता है कि वो संतुलित आहार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो केवल संतुलित आहार पर चर्चा करना इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक विद्यालय में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक हो सकते हैं, जो कि बहुत हो सकता है कि कोई बहुत आर्थिक कमजोर बालक भी हो, मतलब आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि उसको पौष्टिक भोजन ना मिल पा रहा हो डेली, यानी कि उसको संतुलित आहार डेली ना मिल पा रहा हो। तो केवल संतुलित आहार पर चर्चा करना इसका उद्देश्य नहीं था। पहला देखिए, अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया। तो केवल खाना ही बताने के लिए कि आपने दाल चावल खाया या फिर रोटी सब्जी खाया, तो केवल इतना उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य यह है, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, भोजन की विविधता की पहलुओं को साझा करना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि एक विद्यालय में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक हो सकते हैं। कोई पंजाबी बालक हो सकता है, कोई उत्तर प्रदेश का बालक हो सकता है, कोई केरल से आया हुआ बालक हो सकता है, कोई साउथ का बालक हो सकता है। तो इडली सांभर, इसके अलावा टैपियोका, इसके अलावा पंजाबी लोग ज़्यादा मसालेदार खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के लोग सामान्य बहुत तीखा खाना पसंद नहीं करते। ये सभी चीज़ें खाने की विविधता के संबंध में साझा करना और इस पर चर्चा करना प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 4 में 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियां में अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की सच्ची कहानी है, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारे के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? ध्यान से समझिएगा। इस कहानी में जो अनीता है वो मधुमक्खी पालन करती हैं और उससे अपने आजीविका को जुटाती हैं, यानी उससे धन अर्जन करती हैं। इसी को ध्यान में रख करके हमें उत्तर ढूंढना है। देखिए ये बालिका से संबंधित है, यानी कि कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता को चैलेंज करने की बात की गई है, कि उसको चुनौती देने की बात की गई है कि जिस प्रकार से हमारे समाज में एक रूढ़िवादी विचार व्याप्त है कि महिलाएं आजीविका का साधन नहीं जुटा सकती या फिर महिलाएं केवल घर का काम करेंगी, तो उसको चुनौती देने के लिए इस प्रकार के अध्याय देने का प्रमुख उद्देश्य मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां परिवार और समाज पर बोझ होती हैं। तो ये तो पहले ही निगेटिव हो गया, ये देखकर ही आपको लग रहा है कि ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा देखिए, दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती हैं और उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ये भी एक तरीके से भेदभाव करने की बात की जा रही है लिंग के आधार पर। देखिए लिंग के आधार पर उनको अनभिज्ञ बताया जा रहा है, तो लिंग के आधार पर जब भी कोई एक पक्ष की बात कर रहा हो वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि केवल लिंग के आधार पर किसी के अनभिज्ञ या फिर किसी के जानकार होने की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि लिंग का इससे कोई लेना ही देना नहीं है। तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए पहला विकल्प दिया गया, दर्शाना कि लड़कियां कैसे खुश होती हैं और उनको प्रोत्साहित करने में अधिक बल देना है। तो यह भी लिंग के आधार पर प्रोत्साहन की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, यह दर्शाना कि नारी शक्ति, बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है और समानता और सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। यह बात बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चों को अगर समान अवसर दिया जाए, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों
अगर समान दिया जाए तो दोनों अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब कि देखिए जो महिला थी उसको आजीविका जुटाने के लिए वो मधुमक्खी पालन करने लगी, और अगर उसके ऊपर सामाजिक रूढ़िवादिता विचार हावी होता तो वो भी सोचती कि समाज तो ये बोलता है कि लड़कियां घर का काम करती हैं, वो बाहर का आजीविका नहीं जुटा सकती, तो वो भी ये काम नहीं करती, तो उसमें सशक्तिकरण नहीं आ पाता। ठीक है, लेकिन ये पाठ देने का मुख्य उद्देश्य ही ये है कि लड़के और लड़कियों में लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव ना किया जाए, यानी समानता हो, और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण का भी प्रदर्शन किया गया है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कक्षा 4 के अध्याय में दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती हैं। इस कहानी से बच्चों में कौन सा महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? ध्यान से समझिएगा। ये अक्षय की कहानी है जिसकी दादी उनको बताती हैं कि अनिल जो कि एक छोटे जाति से बिलोंग करने वाला बालक है, उसके घर जाकर के कुछ भी खाना मत खाना। ये उनकी दादी के द्वारा बोला जा रहा है, कहानी में ऐसा बताया गया। ठीक है, कहानी में ऐसा बताया गया कि अनिल जो है वो थोड़ा निम्न जाति का है और उसके घर जाकर के आप कुछ भी मत खाना, उसके दादी के द्वारा बताया जा रहा है। तो ये क्या है? ये अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की भावना और जातिगत आधार पर भेदभाव किया गया है। उनकी दादी में ये विचार व्याप्त था कि अनिल जो है वो छोटी जाति का है, तो अगर हम लोग उनके घर पर जाएंगे तो ये छुआछूत की भावना उनके मन में थी, और साथ ही साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया गया है। ठीक है, इसी को आधार बनाते हुए उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया धार्मिक भेदभाव का अस्तित्व, इसमें कहीं भी धर्म की बात नहीं की गई, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए सांप्रदायिकता का अस्तित्व, तो ये सांप्रदायिकता भी नहीं है। पहला देखिए हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व, तो समानता रहता तो फिर उसके घर जाने से मना ही नहीं करती दादी, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? सहपाठी आकलन यानी कि जो हमारे समकक्षी हैं, जो हमारे साथ कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा आकलन को कौन सा विकल्प परिभाषित कर रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि यह शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थी के स्वयं के आकलन पर केंद्रित करता है। यह विकल्प नेगेटिव हो गया। ये सहपाठी का आकलन नहीं है, क्योंकि बच्चा खुद का आकलन कर रहा है। अगर उसके दोस्त के द्वारा आकलन किया जाता, उसके सहपाठी के द्वारा आकलन किया जाता तब तो होता, लेकिन ये स्वयं के आकलन पर आधारित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए यह विद्यार्थी के कार्य करते समय उस पर केंद्रित करता है, तो इससे कहीं भी नहीं पता चलता है कि उसका जो सहपाठी है उसका आकलन कर रहा है या नहीं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए विद्यार्थी के समूह में शिक्षा एवं प्रगति पर केंद्रित होता है, तो यहाँ पर समूह में शिक्षा की बात तो की गई है, लेकिन उसके सहपाठी द्वारा मूल्यांकन की बात नहीं की गई है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ो या समूह में कर रहे हो। ये विकल्प सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे विद्यार्थी का आकलन दूसरे विद्यार्थी के द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि एक बालक है तो उसका दूसरा विद्यार्थी जो उसके ग्रुप में होगा या फिर उसके साथ पार्टी होगा या फिर समूह में होगा, उसके द्वारा जोड़ों में आकलन करने की बात की जा रही है किसी दूसरे विद्यार्थी के द्वारा, तो ये सहपाठी आकलन का उदाहरण है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कक्षा 3 के अध्याय हम चीजें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है? तो यहां पर देख लीजिए पहला दिया गया शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा, तो ये विकल्प निगेटिव है, इस पर बात नहीं किया गया था उसमें। दूसरा देखिए समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की बात की गई है, तो ये भी उसमें चर्चा नहीं किया गया है। चौथा देखिए व्यवसाय की अवधारणा, तो ये भी उसमें चर्चा नहीं किया गया, लेकिन एक ही विकल्प बचा देखिए ऑप्शन नंबर 3 घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा, तो ये उसमें चर्चा किया गया था उस कहानी में। यानी कि लिंग के आधार पर जो घरेलू कामकाज होते हैं, जैसे कि घर का भोजन बनाने का काम है, वो लिंग के आधार पर महिलाओं को दिया जाता है, एक सामाजिक रूढ़िवादी विचार है। और जो घर के लिए आजीविका जुटाने का काम है, जैसे कि दीपावली त्यौहार है तो उसमें मान लीजिए कोई कुम्हार है तो जो चाक पर बर्तन बनाएगा वो किसका काम हो जाएगा, वो आजीविका से जुड़ा हुआ है, तो वो पुरुषों का काम बांटा गया है। इस प्रकार से सामाजिक हमारी संरचना है। तो ये उस कहानी में घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी जो भेदभाव है उसकी अवधारणा को स्पष्ट किया गया, और इसी की बात करता है विकल्प नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभव को समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके बारे में सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ध्यान से समझिएगा, मौखिक इतिहास की बात की जा रही है, जो कि जिसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन मौखिक तरीके से हमारे पूर्वजों के द्वारा हमको सुनाया जाता है। ठीक है, तो वो वाला विकल्प हमारा सही होगा, जिसमें देखिए अनुभव की बात की जा रही है, अनुभव का समन्वय, यानी जिसमें हमारे जो एक तरीके से बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमें कहानियों के माध्यम से मौखिक तौर पर सुना रहे होते हैं,
जो घटना घट चुकी है वही हमारा मौखिक इतिहास बोला जाएगा, जिसका कोई लिखित प्रमाण ना हो, ठीक है, केवल मौखिक तौर पर सुनाया जा रहा हो, ठीक है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने के लिए कहते हैं। रटना, याद करना, जहां पर भी आपको विकल्प दिख गया अब आपको सोचना ही नहीं है, ये विकल्प हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और वैसे भी मैं बता दूं कि यहां पर देखिए शिक्षक की बात की जा रही है और भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों की बात की जा रही है, तो इसका लिखित प्रमाण होता है, तो ये मौखिक इतिहास के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास को मौखिक प्रस्तुतिकरण करने के लिए बोलते हैं, तो यहां पर भी शिक्षक की बात आ जा रही है, तो शिक्षक औपचारिक तरीके से इतिहास के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, जिसका लिखित प्रमाण होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा मौखिक इतिहास नहीं है। चौथा देखिए, शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की नामों की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं, तो जहां पर भी शिक्षक की बात आ जाएगी वो औपचारिक तरीके से लिखित इतिहास के बारे में ही बता रहे होते हैं बच्चों को, मौखिक इतिहास नहीं होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव को एकत्र करने के लिए कहते हैं। देखिए यहां पर शिक्षक की बात जरूर है, लेकिन जो बच्चे को इतिहास बताने का काम कर रहा है वो दादा दादी और नाना नानी के द्वारा किया जा रहा है। यहां पर टीचर का रोल नहीं है, टीचर बस उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप अपने दादी और नाना नानी के अनुभव को एकत्रित करिए, यानी कि जो बताएंगे, जो कहानी सुनाएंगे, जो बच्चे को इतिहास बताएंगे वो दादा दादी और नाना नानी बताएंगे, और वो भी मौखिक तरीके से। क्यों? क्योंकि इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं होगा, वो अपने अनुभव के आधार पर, कि जब वो उस समय थे, स्वतंत्रता संग्राम के समय थे, तो उनका अनुभव क्या था वो अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। तो इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लिखित प्रमाण नहीं है, वो अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, इसलिए ये मौखिक इतिहास का उदाहरण है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने का कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? मानचित्र के बारे में कौन सा एप्रोप्रिएट है वो हमसे पूछा जा रहा है। पहला देखते हैं, मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। देखिए यहाँ पर 2 निगेटिव वर्ड हैं। पहला तो सदैव, देखिए एकमात्र, सदैव, केवल, यहीं, ही, संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड होते हैं केवल एक पक्ष की बात करते हैं, इस वजह से हमेशा संकुचित होते हैं, निगेटिव माने जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई एक स्थान है, तो इसको जब आप ऊपर से देखेंगे तभी तो आपको क्लियर होगा। जब आप जमीन से देखेंगे तो पृथ्वी पर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तो उसको जमीन से देखेगा तो कहाँ दिखेगा? आसमान ही तो दिखेगा। तो आसमान का मानचित्र थोड़ी बनाना है, यहाँ पर किसी स्थान विशेष का मानचित्र बनाना है, तो स्थान विशेष को मानचित्र बनाने के लिए हमें ऊपर से देखना होगा, ना कि जमीन से देखना होगा। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, वस्तुओं, दीवारों और सड़कों के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। मानचित्र में चिन्हों का प्रयोग किया जाता है अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। तीसरा देखिए, हम वास्तविक दूरियां नापकर उन्हीं को दर्शाते हैं, तो ये विकल्प निगेटिव है। अगर वास्तविक दूरी अपनाना होता तो एक छोटे से A4 साइज पर हम लोग पूरा मानचित्र नहीं बना पा रहे होते, क्योंकि किलोमीटर की दूरी को हम लोग मानक मान करके सेंटीमीटर या मिलीमीटर में दर्शाते हैं, यानी कि मानक में उसको दर्शाते हैं, ना कि वास्तविक दूरी में दर्शाते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव ऊपर की ओर हाशिए पर होती है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए जैसे हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ऊपर नॉर्थ हो जाएगा और नीचे साउथ हो जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि ऊपर जो होता है, देखिए ऊपर, उत्तर दिशा सदैव ऊपर के हाशिए पर होती है, तो देखिए नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है। तो ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और बिल्कुल सटीक होगा, यानी कि हमारा विकल्प क्या बना, बी और डी। विकल्प नंबर 2 में बात की गई है, बी और डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसकी किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? ध्यान से समझिएगा, किसी पर्टिकुलर एरिया में पानी की कमी हो गई है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उस एरिया में, इसके संबंध में कौन सा विकल्प हमारा एप्रोप्रिएट है, इसके बारे में चर्चा करने के संदर्भ में, ठीक है। चलिए पहला विकल्प बात करेंगे, पाठ्य पुस्तक दिया गया। पाठ्य पुस्तक क्या होता है कि पर्टिकुलर एक सेशन के पहले ही उसको प्रिंट कर दिया जाता है। मान लीजिए कि इस सेशन के लिए पहले ही पाठ्य पुस्तक प्रिंट हो चुका होगा, अब मान लीजिए पर्टिकुलर किसी एरिया में इस समय जल का अभाव है, तो अगर उसको इंक्लूड भी करना होगा तो अगले सत्र के लिए वेट करना होगा कि अगले सत्र में किताब अपडेट होकर के आएगी। और ये भी तो संभव है ना कि देखिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है, तो पूरे देश भर के पर्टिकुलर एरिया में कहां पर पानी की कमी है सभी को समाहित नहीं किया जा सकता, इस वजह से पाठ्य पुस्तक संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि यहां पर देखिए, मान लीजिए बच्चे के परिवेश से जुड़े किसी एरिया में पानी की कमी हो गई है, तो अब वहां का एरिया
उसको एनसीईआरटी कवर नहीं करेगा। एनसीईआरटी मुख्य मुख्य तथ्यों को ही केवल कवर करता है। जरूरी नहीं है कि आपके क्षेत्र में पानी की कमी है तो उसको कवर करे, इसलिए पाठ्यपुस्तक संकुचित हो गया। हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ईवीएस के संदर्भ में एनसीएफ बोलता है कि बच्चों को परिवेश से जोड़ करके बताना है। जब बच्चा उस एरिया के बारे में समझ ही नहीं पा रहा है तो जाहिर सी बात है पाठ्यपुस्तक उनके लिए संकुचित होगा, क्योंकि एरिया अपने एरिया से जोड़ना है और बच्चे के एरिया में अगर पानी की कमी हुई है तो जरूरी नहीं है कि पाठ्यपुस्तक उसको कवर ही करे। दूसरा देखिए, श्रव्य साधन सुनने मात्र से कहा जा रहा है, तो यह भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि श्रव्य साधन जो होता है वो बहुत ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कोई घटना घटी तो उसका लोग बढ़ा चढ़ा करके भी वर्णन कर रहे होते हैं, तो श्रव्य साधन को हम लोग मानक तौर पर नहीं देख सकते, ये विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, विश्वकोश। विश्वकोश यानी कि पूरे वर्ल्ड के बारे में जानकारी की बात की जा रही है, तो इसमें भी जरूरी नहीं है कि बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ जल की समस्या के बारे में चर्चा किया गया हो, तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, समाचार पत्र की रिपोर्ट्स, यानी कि न्यूज़पेपर जो होता है वो डेली प्रकाशित होता है और पर्टिकुलर किसी एरिया के लिए उसकी स्थानीय खबरें भी होती हैं। तो ये स्थानीय खबरें होने की वजह से अगर पर्टिकुलर किसी बच्चे के परिवेश में जल का अभाव हुआ है तो जाहिर सी बात है समाचार पत्र उसको कवर करेगा स्थानीय खबर होने की वजह से। तो पेपर में इस रिपोर्ट्स के आधार पर चर्चा जब बच्चा करेगा तो अपने परिवेश से जोड़ करके समझ पाएगा, और चूंकि एनसीएफ 2005 बच्चों के परिवेश से जोड़ करके बताने की बात करता है, इस वजह से विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों के ईवीएस से सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। फिर से पॉजिटिव सेंस में पूछा गया, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होते हैं जिनको जानकारी व ज्ञान से भरना होता है, जो एक विद्यालय ही दे सकता है। देखिए यहाँ पर 3 निगेटिव वर्ड हैं, ही, एकमात्र, केवल, यही, संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, सदैव, जितने भी वर्ड होते हैं वो हमेशा निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यहां पर मैं बता दूं, देखिए आज हम लोग संरचनावाद की बात करते हैं, जिसमें यह माना जाता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। बच्चे इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना के प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं, बल्कि ज्ञान के निर्माण करता होते हैं, और यह विकल्प क्या कह रहा है, सूचना के प्राप्तकर्ता होते हैं। बच्चों को रिक्त बताया जा रहा है, बिल्कुल कोरा कागज बताया जा रहा है, जबकि बच्चा अगर प्राइमरी में भी जा रहा है, 6 साल का है, तो वो अपने अनुभव को लेकर के विद्यालय जा रहा होता है। यानी बच्चा बिल्कुल कोरा कागज नहीं है। विद्यालय जाने से पहले वो अपने परिवेश में डॉगी, कैट, ये सभी चीज़ों को देख चुका है। यानी कि क्या हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, ये वो उसने परिवेश में देखा, यानी अब उसके अनुभव का पात्र है। तो बच्चा अपने परिवेश में जो कुछ भी देखता जा रहा है वो उसके अनुभव का पात्र हो गया, यानी उसके बारे में वो जान रहा है। इस वजह से रिक्त पात्र नहीं कहा जा सकता या फिर कोरे कागज नहीं कहा जा सकता, यह विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं और सीखते समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है, तो यह भी विकल्प निगेटिव है। कैसे, देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेज हम लोग बाल विकास में पढ़ रहे होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता, प्रत्येक बालक दूसरे से विभिन्न है, प्रत्येक बालक अपने आप में यूनिक है। और वैसे भी हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें एक बालक सुन नहीं सकता, दूसरा बोल नहीं सकता, तीसरा एक तरीके से देख नहीं सकता, इसके अलावा अधिगम विकार से संबंधित बालक भी होंगे, तो सभी एक समान रूप से नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि सबकी जरूरत अलग है, सबकी आवश्यकता अलग है, तो यह भी विकल्प बिल्कुल निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं, अतः नया ज्ञान पिछले तथ्यों एवं जानकारी से प्राप्त होता है, तो यह विकल्प निगेटिव है। कैसे, देखिए ये मान लीजिए बच्चे का प्रयास है और ये अधिगम है, तो कई बार क्या होता है कि हम प्रयास करने के बावजूद भी चीज़ों को सीख रहे होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि प्रयास करने के बावजूद भी जो हमारा अधिगम है वो नहीं होता, यानी अधिगम का पठार आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये रैखिक नहीं बोला जा सकता, क्यों, क्योंकि रैखिक तो ये हो गया ना कि अगर ये रेखा जा रही थी तो सीधा बिल्कुल एक तरीके से सीधा इस प्रकार से चले, लेकिन अधिगम का पठार आने की वजह से यहाँ से रेखा मुड़ गया है, तो इस वजह से ये रैखिक नहीं होता है, बल्कि सर्पिलाकार आकार का होता है। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल और पेचदार होता है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, यानी अपने आप में यूनिक होता है, वह परिस्थितियों से सीखता है और प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है, तो यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। देखिए प्रतिक्रिया अपने ढंग से देखता है, यानी अपने अनुभव को वो बना रहा है, यानी ज्ञान का निर्माण कर रहा है। और सर्पिल कहने का मतलब कि देखिए बच्चा प्रयास कर रहा है, बावजूद इसके कई बार क्या होता है कि वो चीज़ों को नहीं सीख पा रहा होता है या फिर प्रयास के माध्यम से, तो इस प्रकार से उसका जो सीखने का ग्राफ बनेगा वो सर्पिलाकार कुछ इस प्रकार से बनेगा, ना कि रैखिक होगा। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। सभी बच्चा अद्वितीय होता है, यानी अपने आप में यूनिक होता है, प्रत्येक बच्चा दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंसेज रखता है, तो ये विकल्प सबसे ज्यादा पॉजिटिव है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है, निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है। पोर्टफोलियो के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो पोर्टफोलियो क्या होता है,
बच्चा जो कुछ भी कक्षा में शैक्षणिक गतिविधि कर रहा है, उस गतिविधि में बच्चे का शैक्षणिक प्रगति कैसा है उसको मेंटेन किया जाता है, उस फाइल में उसको मेंशन किया जाता है। ठीक है, यहां पर देखिए ये फाइल का काम विश्लेषण करना नहीं होता है, सिर्फ आंकड़ों को एकत्रित करना होता है। अब इस फाइल के आधार पर हम लोग विश्लेषण करके किसी रिजल्ट पर पहुंच रहे होते हैं, मूल्यांकन करने के संदर्भ में कि बच्चा कितना सीख रहा है या फिर सीखने की गति कैसी है। यानी जो फाइल होगा वो सिर्फ डेटा का एकत्रीकरण होता है और उस डेटा के आधार पर हम लोग विश्लेषण कर रहे होते हैं, यानी फाइल में विश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। और एक पॉइंट और होता है, देखिए पोर्टफोलियो जो होता है वो निश्चित समयावधि के लिए होता है, यानी कि एक शैक्षिक सत्र के लिए एक पोर्टफोलियो बनेगा। मान लीजिए कक्षा 3 में बच्चा है तो कक्षा 3 का पोर्टफोलियो अलग बनेगा, कक्षा 4 में जब हो गया तो कक्षा 4 का पोर्टफोलियो अलग बनेगा। ठीक है, यानी कि एक शैक्षिक सत्र के लिए केवल होता है। तो इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है, विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है, इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। देखिए यहाँ पर पोर्टफोलियो के बारे में हमसे पूछा गया, और पोर्टफोलियो में क्या होता है कि हम लोग शैक्षणिक गतिविधि के बारे में जो कुछ भी बच्चा गतिविधि कर रहा है उससे संबंधित आंकड़ों को पोर्टफोलियो में मेंशन कर रहे होते हैं। तो इसमें गतिविधि और कहीं भी आंकड़ा एकत्र करने की बात नहीं की गई है, इस वजह से विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, इसमें एक निश्चित समय, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक शैक्षणिक सत्र यानी एक साल के समय की बात की जा रही है, तो निश्चित समय तो पॉजिटिव हो गया। में एकत्र एवं विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं। देखिए ये विश्लेषण निगेटिव वर्ड है। कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि जो पोर्टफोलियो होता है उसमें क्या होता है कि बस डेटा को मेंटेन किया जाता है कि हाँ बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया। अब विश्लेषण जो होता है उस पोर्टफोलियो को देख करके हम लोग बाद में कर रहे होते हैं। पोर्टफोलियो में विश्लेषण नहीं होता है, बल्कि पोर्टफोलियो को देख करके हम लोग विश्लेषण कर रहे होते हैं कि बच्चा कितनी गति से सीख पा रहा है। तो विश्लेषण जो है वो पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है, पोर्टफोलियो के आधार पर विश्लेषण होता है। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से तीसरा देखिए, व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को इंगित करना, इसे विशिष्ट पहलू ध्यान केंद्रित हो सके, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। कहीं पर भी पोर्टफोलियो के एक तरीके से जो प्रॉपर्टीज है उसकी बात नहीं की जा रही है। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात मेंशन किया गया है, विशेष व्यवहार। देखिए जो व्यवहार होता है वो एनेक्डोटल से संबंधित है। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि जो बच्चे की शैक्षणिक गतिविधि है उसको मेंशन किया जाता है, और जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है उसमें बच्चे के व्यवहार से संबंधित तथ्यों को मेंशन किया जाता है। तो जो व्यवहार से संबंधित है वो एनेक्डोटल का पार्ट है, ना कि पोर्टफोलियो का, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, एक निश्चित समय यानी कि एक शैक्षणिक सत्र की बात की जा रही है में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य, विद्यार्थियों के सर्वोत्तम कार्यों को चुन लेना, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि बच्चा डे टू डे जो गतिविधि कर रहा है उसमें जो अच्छा परफॉर्मेंस था उसको सेलेक्ट करने की बात की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा अगर गतिविधि कर रहा है तो उसमें बहुत सारे पैमाने होंगे, बहुत सारे उसका मूल्यांकन करने के लिए पैमाने होंगे। तो उसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा वो एक दिन की मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग नहीं, एक दिन की, उसको वहां पर पोर्टफोलियो में मेंशन करने की बात कर रहा है। ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। दोस्तों ईवीएस पेडागोजी सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।